हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शुरू होगा, जिसमें कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस हम आपको शुरू कर चुके हैं इससे पहले, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी आपको दो प्रकार के इसके सेंटेंस आपको हम समझा चुके हैं। आज हमने समझने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि आप देख रहे होंगे, जिनको कि हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाता है। ये सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो बे वाक्य या बे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिन सेंटेंस के द्वारा या जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव। कौन से? यस नो टाइप, मतलब जिनके जवाब हाँ और ना में होते हैं उनको यस नो टाइप इंटरोगेटिव कहा जाता है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के हर भाग की अलग अलग होती है, इसीलिए हमने बार बार आपको फोकस करा रहे हैं इस चीज़ पर कि हर टेंस के हर भाग को जानना जरूरी है, उसकी पहचान जानना जरूरी है। फिर उसके अलग अलग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अलग अलग नियम भी जानना जरूरी है, तभी आप इसमें अंतर कर पाएंगे। इतने आप परफेक्ट हो जाएं कि हम बोलते ही किसी की बात को समझ लें कि व्यक्ति किस भाषा में हमसे बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत बड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और एक लंबे अभ्यास के बाद ये सब संभव हो सकता है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस में लगाए हुए हैं। तो हमने सबने आज इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझना है और टेंस आपको जानकारी है ही, जैसा कि हमारा चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कि आज इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। शुरुआत हम करेंगे इसकी एक एग्जांपल के साथ। पहले इसका आप नियम समझ लें। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग मीन्स सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, मतलब कर्ता के अनुसार। क्या बोलेंगे इसको हम? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्या करेंगे? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ की, इस टेंस के इस भाग की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आ रहे हैं, इज कोमा आर कोमा एम। सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार, और इज आ रहे हैं को सब्जेक्ट से पहले। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले वाले भाग में हमने डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार, वहां पर भी डू या डज को सब्जेक्ट के ही अनुसार और सब्जेक्ट से ही पहले, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इज आर एम को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले, इसका हम यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वो कंटिन्यू रहेगी। अफर्मेटिव में भी आई थी, नेगेटिव में भी आई थी, यहाँ पर इंटरोगेटिव में भी रहेगी। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करें, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन। एक टेंस के एक भाग की अगले भाग से तुलना करनी चाहिए पढ़ाई में, ताकि हमारे पढ़ाई दिमाग में रहे लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपने सीखे, इंटरोगेटिव भी सीखे। तो वहां पर इंटरोगेटिव में डू या डज को लगाया गया था पहले, यहाँ पर इज आर एम को पहले लगाया गया है। अफर्मेटिव में कि आप कंपैरिजन अफर्मेटिव से करिए, अफर्मेटिव की तुलना अफर्मेटिव से करिए, वहां फर्स्ट
फॉर में ऐसे ईएस का प्रयोग किया गया था अफर्मेटिव में, यहाँ इज आर एम लगाया गया सीधे सब्जेक्ट के बाद, वहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी अफर्मेटिव में, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है अफर्मेटिव में। इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लगाएंगे आप सब्जेक्ट के बाद। और वहाँ पर इंटरोगेटिव में डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगाया गया था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, सब्जेक्ट हमारा एक वचन था तो डज को लगाया गया था, सब्जेक्ट हमारा आई बी यू दे में से या फिर कोई और प्लूरल था तो वहाँ पर डू को लगाया गया था। तो इसलिए सब्जेक्ट की बहुत वैल्यू है, यहाँ पर सब्जेक्ट का बहुत महत्व है, सब्जेक्ट को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप यहाँ पर भी सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग इज आर एम को सब्जेक्ट से ही पहले आप लगाएंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगाएंगे, बी वन प्लस आईएनजी, ये तो आपकी कंटिन्यू रहेगी। बाकी बाद में कोई एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो भी लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपको, फॉर एग्जांपल, क्या आप इस समय अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हो? यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंस है। क्या आप, सबसे पहले हमें आपको देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट को देखे बगैर सेंटेंस शुरुआत नहीं करनी है। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस की पहचान देखनी है। सेंटेंस वही पहचान वाला है जो इस समय चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जरूरी नहीं है कि हमारे सामने सेंटेंस वही आ जाए जो हमारा चल रहा होगा, इसलिए हमें सब सीखने जरूरी है। कोई भी सेंटेंस आ सकता है और ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आपको समझना है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हों तो उनको बहुत ही विशेष ध्यान से सुनना है। वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस के रूल सारे इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी आप विशेष बातों को जरूर नोट डाउन कर लें, एग्जाम्पल्स को आप लिख लें और इनकी प्रैक्टिस करें आप। क्या आप इस समय अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप करता है यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा यू है, इंग्लिश में यू कहते हैं आप के लिए, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? आर। ध्यान रखना है, कल आपको रूल बताया गया था, आई बी, आई के साथ एम लगाएंगे यहाँ पर, और बी यू दे के साथ क्या लगाएंगे आप? आर। वो आर जो बाद में लगाया गया था यहाँ पहले लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस से। आर यू प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी प्रतीक्षा करना बताया गया था आपको। ये तो सेंटेंस की पहचान है, वर्ब को सेंटेंस से अलग निकालने पर ये ना की आवाज देती है। आपको ये बात बार बार समझाई जा रही है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि वर्ब होती क्या है। हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, और ये सेंटेंस से बाहर निकालने पर ही ना की आवाज देती है। किसी भी सेंटेंस में ये ना की आवाज नहीं देती है। सेंटेंस में ये उसी पहचान में होगी जिस टेंस के जिस भाग का सेंटेंस होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी प्रेजेंट टेंस के दूसरे वाले सेकंड पार्ट का है, तो ये अपनी पहचान में है, जिस पहचान में ये बताई गई थी आपको। ठीक है, तो कोई भी पहचान हो सेंटेंस की, बाहर निकालने पर ना की आवाज अवश्य देगी। हिंदी की पहचान है उसकी, सॉलिड एकदम ठोस वाली पहचान है। तो प्रतीक्षा करने के लिए वेट कहते हैं, प्रतीक्षा कर रहा है यानी प्रतीक्षा करना, तो ये वर्ब मिल गई आपको। फिर आईएनजी लगा दी। आर यू वेटिंग फॉर, हमने बताया था जहाँ वेट वर्ब आती है वहाँ फॉर प्रीपोजिशन आता है, क्योंकि कुछ वर्ब्स के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आर यू वेटिंग फॉर, और अपने पिताजी, यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी? योर। हमने आपको बताया था ये संबंध कारक होते हैं। क्या होते हैं ये? संबंध कारक। इनको पॉसेसिव केस कहते हैं इंग्लिश में। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। क्या कहते हैं इनको? पॉसेसिव केस, POSSESSIV, पॉसेसिव केस, संबंध कारक कहते हैं इनको। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? संबंध कारक। मतलब ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन का अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से, यानी किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से ये संबंध जोड़ते हैं, इसलिए इनको संबंध कारक कहते हैं। इसलिए इनको इंग्लिश में पॉसेसिव केस कहते हैं। ये सब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, तो ये सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस है। ये कर्ता कारक, ऐसे ही कर्ता भी होता है सेंटेंस में, कर्म भी होता है, और अपने की अंग्रेजी भी बीच में आ जाती है कभी कभी।
तो आर यू वेटिंग फॉर योर फादर, क्या हो गए, पिताजी के लिए फादर, ध्यान रखना। तो आर यू वेटिंग फॉर योर फादर, और इस समय की आ जाएगी एट दिस टाइम। और लगाएंगे आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। सेंटेंस इंटरोगेटिव की भी तरह बनेगा, साथ साथ इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी लगाया जाएगा। और हिंदी में ये सेंटेंस क्या शुरू होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स इन सेंटेंस को इंटरोगेटिव यस नो टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इंटरोगेटिव यस नो टाइप। इंग्लिश में इनका नाम क्या है, इंटरोगेटिव तो है ही है ये। इंटरोगेटिव में भी कौन से हैं ये, यस नो टाइप, यस नो, समझ रहे होंगे आप, टाइप, यस नो टाइप, TYP। तो यस नो टाइप है ये, समझ रहे होंगे। अब आप, इनमें प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इनके जवाब हाँ ना में है, इसलिए इनके नाम क्या रखे गए, यस नो टाइप। हमने आपसे पूछा क्या आप इस समय अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपने कहा यस या नो। अगर आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हाँ मैं अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे यस आई एम वेटिंग फॉर माय फादर। सेंटेंस को आप अपनी भाषा में बना देंगे। आप नहीं कर रहे होंगे तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट वेटिंग फॉर माय फादर, नहीं मैं अपने पिताजी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ एट दिस टाइम। इसलिए इनके जवाब हाँ ना में होते हैं, इसलिए सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव यस नो टाइप कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। क्या क्या मदारी इस समय आपके मोहल्ले में तमाशा दिखा रहा है, तो मदारी को जंगलर कहा जाता है। मदारी एक वचन में है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही सी तो होते ही सिंगुलर, इसके अलावा कोई और एक व्यक्ति की बात भी सिंगुलर में आती है, तो मदारी को जंगलर कहा जाता है। मदारी से पहले एक वचन है तो इज आएगा, ध्यान रखना। और JUGGLER जंगलर। और तमाशा दिखाना, दिखा रहा है यानी दिखाना, ये तो पहचान है सेंटेंस की। हमने क्या लगाना है, दिखाना, तो दिखाने के लिए शो कहते हैं, SHOW, एक बार होती शो, कहते शो लग रहा है वहां, शो मीन्स दिखाना। तो ये जो द जंगलर, यहाँ पर बेटा आर्टिकल भी लगाएंगे आप लोग, द जंगलर शोइंग, ठीक है। जंगलर एक विशेष प्रोफेशन है किसी का, विशेष व्यवसाय, इसलिए यहाँ पर उसको द आर्टिकल के साथ लगाया जाएगा। इज द जंगलर शोइंग, शो में दिखाना, ING लगा दी। शोइंग हिज, सॉरी शोइंग हिज नहीं आएगा, यहाँ पर अपना नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका केवल तमाशा है, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इज द जंगलर शोइंग द, तमाशा क्या होता है, तमाशे को हम तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिव मीनिंग निकाला जाए तो तमाशे का मतलब होता है कुछ ऐसे एक्शन, कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे क्रियाकलाप, ऐसी एक्टिविटीज जो थोड़ी सी बहादुरी की कार्य हो। थोड़े लोगों को इस तरह के कार्य दिखाना है जो थोड़े से बहादुरी के हों, तो उनको फीट्स कहा जाता है, FEATS, फीट्स कहते हैं कुछ ब्रेवरी वाले एक्शन जिनमें बहादुरी के काम हो थोड़े से। तो इज द जंगलर शोइंग द फीट्स इन योर, आपके लिए योर आ जाएगा, और मोहल्ले के लिए लोकलिटी आ जाएगा, LOCALITY, लोकल से बनता है, लोकल कहते हैं स्थानीय, ऐसे लोकलिटी मोहल्ला, LOCALITY, क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक और वर्ड रहेगा इस समय, लास्ट में आप लगाएंगे एट दिस टाइम, तब लगाएंगे आप बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप हो गया। अब आपको समझ में आ रहे होंगे, इनमें हम इजार एंड को सब्जेक्ट से पहले, ठीक इसी पहले वाले में आपने डू या डज को लिखा था इंटरोगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में आपने डू या डज को लिखा था सब्जेक्ट से पहले, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट से पहले इजार एंड को लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल अलग है, वहां पर नियम अलग है, बाकी हेल्पिंग वर्ब अलग है,
यहाँ की हेल्पिंग वर्ब अलग है, यहाँ की सहायक क्रियाएं इज आर एम है, जो कि अफर्मेटिव से शुरू हो गई है। नेगेटिव में भी इज आर एम के बाद नोट आया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव से शुरू नहीं हुई, वहाँ मेन वर्ब में ही, मुख्य क्रिया में ही ऐसे ईएस या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई थी। ये कंपैरेटिव स्टडी आप दिमाग में करते हुए चले, क्योंकि अभी आपके एक ही टेंस के दो भाग हुए हैं। जब तीसरा पार्ट हो जाएगा, इसका तीसरा भाग होगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसकी आप तुलना करें, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तुलना करें, 4 भाग हो जाएंगे प्रेजेंट के, फिर पास्ट के पहले भाग करें आप पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले तो प्रेजेंट की प्रेजेंट में तुलना करें आपस में आप, ताकि नियम दिमाग में रहे, फिर प्रेजेंट की पहले भाग की आप पास्ट के पहले भाग से तुलना करें। ये ज़्यादा बेहतर अध्ययन है, ज़्यादा बेटर स्टडी है। फिर पास्ट के चारों भाग जब हो जाए तो आप प्रेजेंट के एक एक भाग करके पास्ट के एक एक भाग से तुलना करें, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करें, तुलनात्मक अध्ययन करें। फिर फ्यूचर के हो जाएंगे चारों भाग, तो फ्यूचर की भी तुलना आप प्रेजेंट पास्ट से कर सकते हैं, ताकि दिमाग में आपके नियम अधिक ज़्यादा समय तक रहे और नियम आपके क्लियर हो जाएं, सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएं, जो कि आपको पैसिव में, इनडायरेक्ट में, सिंथेसिस में, स्टोरी राइटिंग में, हिंदी टू इंग्लिश, सभी प्रकार से आर्टिकल राइटिंग में, हर जगह आपको ये चीज़ें आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाली हैं। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम इंटरोगेटिव WH टाइप समझा रहे हैं। WH टाइप मतलब वे वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई इंटरोगेटिव वर्ड आता है, उनको हम WH टाइप सेंटेंस, WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर हिंदी में आप कहें तो प्रश्नवाचक वाक्य जिनके अंदर प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई इंटरोगेटिव वर्ड आता है। ये कैसे बनते हैं? इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, यानी कर्ता के अनुसार, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट को ही देखना है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ इज आर एम से पहले उस इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन आप इज आर एम को ना भूल जाएं। वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज से पहले उस इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश आई थी, तो वहाँ पर आपको डू डज नहीं भूलना है, क्योंकि इंटरोगेटिव यस नो टाइप में तो डू डज इज आर एम याद रहते हैं, लेकिन WH टाइप में वो प्रश्नवाचक शब्द के लिए कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द के कारण, प्रश्नवाचक जो शब्द आता है उसके कारण जो है बच्चे भूल जाते हैं सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को लगाना। तो आप ध्यान रखें। यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि आप आज कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ के लिए आपको सबसे पहले लगाना है वेयर। क्या लगाना है? वेयर। वेयर आर क्यों लगाया आपने? आज आपको देखकर, आपको यू कहते हैं, वेयर आर यू, और जाने की गो लगाई, गो में क्या लगा दिया आपने? ING, गोइंग। और आज के लिए क्या लगा दिया आपने लास्ट में? टुडे। अगर इस समय होता तो आप क्या लगाते? एट दिस टाइम। जो शब्द होगा हिंदी में अतिरिक्त शब्द कहीं सेंटेंस में, उसको हम बाद में लगाएंगे। आज है, इस समय है, रोजाना है, जो भी वर्ड शब्द होगा आप उसको लास्ट में लगाएंगे। वेयर आर यू गोइंग टुडे। अगर सेंटेंस चेंज कर दिया जाए, आप आज की जगह वह आज कहाँ जा रहा है, यहाँ पर हम वह करते हैं, वह आज कहाँ जा रहा है, थोड़ा चेंज कर देंगे, रहा है, ठीक है, रहा है चेंज कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे कहाँ के लिए, आप ये करेंगे वेयर और इज लगाएंगे यहाँ पर, तो वह की जगह ही लगाएंगे आप, और वेयर इज ही गोइंग, बाकी सेम रहेगा आपका, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है, चेंज होने के बाद सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाएगा। सब्जेक्ट को आपको जरूर ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब, किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम है, इनको सहायक क्रियाएं भी कहा जाता है, ठीक है। एक और सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे कि वह इस समय, क्यों रो रहा है। तो आप क्या लगेंगे, क्यों के लिए वाई जो वह के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, वह के लिए आप भी लगाएंगे, पुरुष है वो,
मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है। आपको कल जेंडर समझाए गए थे, लिंग समझाए गए थे। तो सब्जेक्ट को देखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट तो पुरुष होता है तो हमें उसमें अपने की अंग्रेजी लगानी पड़ती है, भले ही या नहीं है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वाई इज ही के अकॉर्डिंग, ही के अनुसार ही लगा दिया। वाई इज ही। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। वाई इज ही, और यहाँ पर रो रहा है, यहाँ पर वर्ब क्या है, रोना, वीपिंग। वाई इज ही वीपिंग, और इस समय के लिए लास्ट में आप एट दिस टाइम लगाएंगे। ये आपका सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल होगा, WH टाइप का ही, ध्यान रखना। ये पहचान होगी, तो इसी पहचान के सेंटेंस कुछ सरल भी होते हैं और उसी पहचान के सेंटेंस कुछ कठिन भी होते हैं। तो पहले हम सरल भी समझें, साथ साथ मौका मिलने पर हम कुछ कठिन का भी, कुछ ट्रिकी एग्जांपल्स होते हैं उनका भी आप अभ्यास करें। जैसे कि आपके पिताजी रोजाना कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं। तो आपके पिताजी, ध्यान रखना, पिताजी क्या है आपका, पिताजी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। आपके पिताजी क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, कौन सा, सबसे पहले आपने कौन सा लगाना है। कौन सा का के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं विच, ध्यान रखना, विच। ठीक है, कितना होता, कितना अगर कोई संख्या है तो आप हाउ मेनी लगाएंगे। कितना अगर मात्रा है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने WH टाइप में कराया था, अगर मात्रा है कोई, ठीक है, जैसे पानी है, कितना पानी, कितना दूध, तो उसके लिए आप गिन नहीं सकते, वो एक मात्रा है, वो एक संख्या नहीं है। तो क्वांटिटी के लिए हम, ठीक है, जिसकी गिनती नहीं की जा सके उसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं, जैसे कितना दूध, कितना पानी, तो उसके लिए आपको बताया गया था। ऐसे ही कौन सा है, तो कौन सा के लिए यहाँ पर आप विच लगाएंगे। एक और विशेष बात है यहाँ पर, एक और स्पेशल बात, कि यहाँ पर कौन सा के साथ में जो वर्ड आएगा, कौन सा शब्द के साथ में जो शब्द आएगा उसकी इंग्लिश भी साथ में लगानी पड़ेगी। विच न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर। अब आपके पिताजी करता है तो इससे पहले आपको विच न्यूज़पेपर इज, ठीक है, आपके पिताजी रोजाना कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, विच न्यूज़पेपर इज योर फादर, योर फादर। आपके पिताजी या किसी के भी पिताजी, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपके हैं तो योर फादर हो गया, सिंगुलर में है इज लगा दिया आप, एक वचन में है इसलिए इज लगा दिया। विच न्यूज़पेपर इज योर फादर, और पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे आप, रीड, रीडिंग ING कर देंगे आप। और रोजाना की क्या लगा देंगे आप, डेली। जरूरी नहीं है इसमें डेली रोजाना ही शब्द आए, इसमें बदल के भी आ सकता है। आपके पिताजी आजकल कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पर आजकल आ जाए, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये वर्ड आ जाता है, इस समय है, आजकल है, इन दिनों है, तो आजकल के लिए आप इस समय के लिए तो एट दिस टाइम लगा रहे हैं, इन दिनों आ जाएगा तो उसके लिए इन दीज डेज आएगा आपका, इन दीज डेज। लेकिन आजकल के लिए क्या आएगा, टुडे एंड टुमारो नहीं आएगा, ध्यान रखना। आजकल के लिए नाउ ए डेज का इस्तेमाल किया जाता है, नाउ ए डेज, नाउ डैश ए डैश डेज, इस तरह लिखा जाता है सब, नाउ ए डेज। आपके पिताजी आजकल कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं। तो आसानी से आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस आज आपने सीखे, स्नो टाइप भी सीखे, इसमें WH टाइप भी सीखे। अब आपको इसी तरह के सेंटेंस अपनी बुक से, जो कि आपको बताई गई थी, आप टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश की एक बुक है, टिपिकल कहते हैं शॉर्ट में जिसको, कि आप 9th to 12th किसी भी स्टैंडर्ड के हैं, किसी भी क्लास के हैं, आप एक बुक परचेज कर लीजिए मार्केट से। टिपिकल, आप नाम याद रखना, TYPICAL, ये 9th से लेकर 12th तक हर क्लास की आती है स्टूडेंट्स। वैसे तो ये स्टेट बोर्ड की है, UP बोर्ड की है ये, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड में भी आप, ठीक है, कोई सी भी ऐसी बुक ले लें जो स्टेट बोर्ड में चलती हो, ठीक है। टिपिकल UP बोर्ड में तो आती है, मुझे पूरी जानकारी है। टिपिकल की 9th जिस क्लास के भी आप हों, 12th तक की हर एक क्लास की बुक आती है, उसमें से इस तरह के सेंटेंस आप देखें और बनाएं, प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि सीखना तभी हमारा कारगर सिद्ध हो सकता है
जब हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से आपको बहुत सारी वर्ब भी याद होंगी, इनकी फॉर्म भी याद होंगी, जिस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जिस क्रिया की जिस रूप की आवश्यकता होगी, तो वही फॉर्म भी आपको याद होती रहेगी, नियम भी आपके इसमें याद होते रहेंगे। बाकी वर्ब ऐसे याद नहीं होती है, आप 10 20 50 100 वर्ब याद भी कर लेंगे, आप भूल जाएंगे। तो आपको बुक में सेंटेंस भी स्टडी करने हैं, उसमें रूल भी आपको समझ में आ जाएंगे, नियम भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, साथ साथ आपको वर्ब की फॉर्म भी याद होती रहेगी, चाहे वो एस और ईएस फॉर्म हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो जो पीछे आई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चाहे वो आपकी आईएनजी फॉर्म हो, चाहे आगे चलकर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, चाहे आपकी जो भी फॉर्म आने वाली है, चाहे आपके जो भी नियम आने वाले हैं, वो सब आपके एक एक करके क्लियर हो सकते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी जरूर करें, आप स्वयं अध्ययन जरूर करें, समझाए गए को समझ करके स्वयं अध्ययन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी अगर आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, खासतौर से जो 9 to 12 किसी भी क्लास के हो, किसी भी बोर्ड के हों, वो चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, 9 to 12 हर क्लास के लिए, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक हर क्लास के लिए लाभ पहुंचाने वाली ये वीडियो है। अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, आप सीबीएसई के हों, आप आईसीएसई, किसी भी आप मीडियम के हों, किसी भी आप बोर्ड के हों, इट डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ये विचार दिमाग में रखते हुए आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू किया है ये सारी चीज़ें कि स्टूडेंट्स को उसका बेस क्लियर कराया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो, और घंटी को भी दबाएं, घंटी पर आप ऑल पर कर लें अपना घंटी को, ताकि सारे नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख लें। अगर आप वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपको सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। आप 2 बार देख लेते हैं तो आपके नियम क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लिख लेते हैं तो एक ही बार में पर्याप्त है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, लेकिन लिखना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम में से कोई कंप्यूटर माइंड नहीं है। वैसे तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा ईश्वर ने, गॉड ने हमारी एफिशिएंसी बनाई है, बहुत बड़ी दक्षता दी है हर मनुष्य के लिए, परंतु लिखना जरूरी है क्योंकि नोट्स जब होते हैं तो हम रिवीजन कर लेते हैं, परंतु आप कम से कम 2 बार वीडियो जरूर देख लें और प्रैक्टिस जरूर करें। आप रफली प्रैक्टिस करें, चाहे अपना एक नोटबुक बना लें, आप फिर जैसी आपकी इच्छा हो प्रैक्टिस जरूर करें। आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें पहली बार आए तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।